नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी क्लास होगी वो ईवीएस पेडागोजी की क्लास रहेगी। और जो पेडागोजी को सॉल्व करने का सबसे आसान और सबसे जो नया तरीका है वो मैं आपको बताऊँगा। इस तरीके में होगा क्या कि मैं सिर्फ 2 शब्दों के ऊपर चलूँगा, एक तो पॉजिटिव के ऊपर, एक नेगेटिव के ऊपर। देखो, थ्योरीज़ तो पढ़ाने को मैं भी पढ़ा दूँ, लेकिन थ्योरी आपने पढ़ी हुई है पहले से, और उस थ्योरी के बेस पे आपका सीटेट क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो कुछ नई चीज़ सीखने की ज़रूरत है। और मैं इसी तरीके से अपने इंस्टीट्यूट पे 100% रिजल्ट देता हूँ। हर बार, हर 6 महीने बाद जब पेपर होता है तो मेरे लगभग 99% बच्चे तो क्लियर हो ही जाते हैं। सिर्फ मैं उनको यही सिखाता हूँ, इसी चीज़ की प्रैक्टिस कराता हूँ। तो आप लोग भी अगर इन चीज़ों को समझेंगे, इन चीज़ों को जानेंगे, तो आपको भी बहुत फ़ायदा होगा। और जो 90 मार्क्स का हमारा सीडी और पैडा, इसका जो पोर्शन है आपका इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप यकीन मानो आपके 85 मार्क्स बड़े प्यार से आएंगे। ऐसे मेरे कई बच्चे हैं, कई क्या ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं, लगभग 70 से 80% बच्चे ऐसे होते हैं जिनके 28-29 सीडी और पैडा में आते हैं, जो पहला पोर्शन जो हमारा होता है, और इसी तरीके से आते हैं। तो आप लोग भी इस तरीक़ों को समझने की कोशिश करें। आप ये ना सोचें कि मैं तुक्का मारना सिखा रहा हूँ, ये बिल्कुल सटीक चीज़ें हैं। ये मेरा अनुभव है कि मैं इतने सालों से सीटेट पढ़ा रहा हूँ, और उसी अनुभव के बेस पे ये चीज़ आप लोगों को बता रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन, ज़्यादा बात ना करते हुए। पहला क्वेश्चन देखिए, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। यानी कि जो हमारी पाठ्य पुस्तक लगी हुई है क्लासों में, पहली से लेकर 5वीं तक या 8वीं तक या 10वीं तक, जो भी ईवीएस की जो बुक्स हैं हमारी, जनरली तो ईवीएस की बुक जो है वो हमारी 3rd, 4th और 5th में आपको मिलेंगी प्राइमरी लेवल पे। 1st और 2nd क्लास में ईवीएस की बुक नहीं है। तो जो ये तीनों किताबें हैं, इनमें किताबों में एक रेलवे टिकट का नमूना दिया गया, रेलवे टिकट बना के दिखाया गया। तो उसका क्या उद्देश्य है? तो भाई, किताब में अगर कोई चीज़ दी है तो उसका पॉजिटिव ही उद्देश्य होगा। यानी कि वो क्या पूछ रहा है? वो पूछ रहा है कि ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं इसमें से पॉजिटिव कौन सा है। अब मैंने आपको बताया कि भाई 2 भी पॉजिटिव हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, और आपको उनमें से एक निकालना है। कौन सा निकालना है? जो सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है। तो चलिए अब हम ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला देखेंगे, निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। यानी कि जो रेलवे का टिकट है उसको बच्चा देखेगा तो कुछ निष्कर्ष निकालेगा। सही बात है। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतःक्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। ये बात भी सही है भाई, टिकट देखेगा। वास्तविक जीवन में जब उसको रेलवे में यात्रा करनी पड़ेगी तो उसको टिकट तो लेना है, तो वो वास्तविक चीज़ों को समझेगा। 3rd देखिए, बच्चों को रेल के किराए के बारे में बताता है। ये बात भी ठीक है। जब वो टिकट है तो उसके ऊपर रेल का किराया भी ज़रूर लिखा होगा, भाई जो जर्नी है कि यहाँ से लेके यहाँ तक की ये जर्नी है, इसका इतना किराया है। ये बात भी ठीक है। 4th देखेंगे, टिकट में प्रयुक्त विभिन्न संक्षिप्त अक्षर का ज्ञान उपलब्ध कराता है। देखिए, आप लोगों ने सबने टिकट देखे ही होंगे रेलवे के, तो उसमें कुछ जो संक्षिप्त अक्षर होते हैं, जैसे ट्रेन 3 बजे चली, 3 AM चली, तो अब ये AM जो है ये संक्षिप्त हो गया। 5 PM पहुँचेगी तो ये PM संक्षिप्त हो गया। तो इनकी जानकारी बच्चा पूछ सकता है, सर इसका AM का क्या मतलब है, PM का क्या मतलब है। तो ये बात भी ठीक है। आप देखिए, ये चारों के चारों ऑप्शन ठीक हैं। अब इन 4 ऑप्शनों में से हमें कैसे पता चले कि जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऑप्शन कौन सा है? तो ये सबसे अच्छा ऑप्शन ढूंढने में, यानी कि आंसर ढूंढने में, जो नेगेटिव और पॉजिटिव वो आपकी मदद करेंगे। अब देखिए, कहीं पे भी आए वास्तविक पॉजिटिव करेंगे, अंतःक्रिया पॉजिटिव करेंगे, अवसर देता है पॉजिटिव करेंगे। ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं। अब मुझे मेरे पॉजिटिव वर्ड्स मिल गए, इसका मतलब यही बेस्ट आंसर है, इसे ही आंसर कर दो आप, क्योंकि वो पॉजिटिव ही पूछ रहा था। दूसरा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? यानी कि पर्यावरण जो पढ़ाई जा रही है स्कूलों में, उसका क्या उद्देश्य है? तो भाई कोई पॉजिटिव उद्देश्य होगा जिसकी वजह से हम बच्चों को प्राथमिक लेवल पर ये ईवीएस पर्यावरण पढ़ा रहे हैं। तो पॉजिटिव ढूंढना है हमें। पहला ऑप्शन देखते हैं, अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तक पढ़नी चाहिए। पुस्तक कहीं भी आए उसको नेगेटिव करना, पुस्तक या पाठ्य पुस्तक। दूसरा ऑप्शन देखो, विद्यालय में बच्चों के
विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। अनुभव पॉजिटिव, बाहरी दुनिया से जोड़ना पॉजिटिव, क्योंकि एनसीईआरटी भी यही बात कहता है। तीसरा, बच्चों को तकनीकी शब्दावली, कहीं पे भी तकनीकी शब्दावली आए नेगेटिव करना। परिभाषाओं से परिचित कराना, परिभाषा बच्चे को आपको नहीं सिखानी प्राइमरी लेवल पे, इसको नेगेटिव कर देना कहीं पे भी आए। फोर्थ देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का ज्ञान या आकलन। तकनीकी आ गया ना, नेगेटिव कर दो। अब देखो कितनी जल्दी आंसर मिल गया। ये जो राउंड में बनाता हूँ ये पॉजिटिव होता है, और जो ये अंडरलाइन डालता हूँ ये नेगेटिव होता है। तो पॉजिटिव पूछ रहा है तो जो राउंड वाले जो ऑप्शन होंगे वही आंसर होगा, ये लो आंसर। अब देखो ये आंसर क्यों है, मैंने इसे क्यों आंसर किया कि विद्यालय में जो बच्चे के अनुभव हैं उन अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना है। एनसीईआरटी 2005 सबसे पहले यही बात कहता है कि विद्यालय में जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं, जो भी वहाँ का पाठ्यक्रम, वो इस तरह का होना चाहिए कि बच्चा उनको अपनी वास्तविक जो उसकी दुनिया है, जहाँ वो रहता है घर में पड़ोस में, उससे वो कनेक्ट कर सके। विद्यालय को आपको समाज के अंदर लेके जाना है और समाज को विद्यालय के अंदर लेके आना है, वो ये बात कहता है। तो इसके लिए उसने इस शब्द का प्रयोग किया, बाहरी दुनिया से जोड़ना। तो मैंने यही शब्द पकड़ लिया कि भाई ये शब्द कहीं पे भी आएगा पॉजिटिव होगा, इसलिए ये आंसर है। आगे चलेंगे। दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दत्त कार्य का मतलब होता है होमवर्क, गृह कार्य। देखो वैसे तो गृह कार्य खुद ही नेगेटिव है मेरे हिसाब से, लेकिन अब क्योंकि दत्त कार्य का ही क्वेश्चन आ गया, गृह कार्य का ही क्वेश्चन आ गया, तो अब यहाँ ये जो गृह कार्य है इसे देने से क्या अच्छा होगा, क्या पॉजिटिव चीज़ होगी, अब हमें ये ढूंढना है। क्योंकि कोई भी काम अगर हो रहा है तो वो किसी पॉजिटिव उद्देश्य के लिए हो रहा है स्कूल के अंदर, तो पॉजिटिव चीज़ ढूंढेंगे। पॉजिटिव चीज़ कैसे मिलेगी, पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे हम अपने। पहला ऑप्शन देखते हैं, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। देखो अभी बताया था मैंने, अवसर प्रदान करना, अवसर देना पॉजिटिव, खोज पॉजिटिव, दो चीज़ पॉजिटिव मिल गई। तीसरा देखें, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। अभिभावक कहीं आए नेगेटिव कर देना, भाई बहन कहीं आए नेगेटिव कर देना। इनका बच्चे की पढ़ाई से कोई विशेष लेना देना नहीं है, क्योंकि जो सीटेट का पेपर है वो उनकी घर के जीवन के बारे में नहीं पूछ रहा, वो तो स्कूली जीवन के बारे में पूछ रहा है, और यहाँ अभिभावक होते नहीं है, तो ये नेगेटिव है। थर्ड देखो, प्रतिदिन विविधता, यानी कि रोज़ अलग अलग और अभ्यास कराने से, अभ्यास कराना नेगेटिव है। छोटे बच्चे से अगर आप अभ्यास कराते रहेंगे उसे बोरियत हो जाएगी, स्कूल आना बंद कर देगा, इसलिए ये नेगेटिव है। के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि गृह कार्य बच्चों को देना ही देना है। इवन आप ये लगा लो कि फर्स्ट और सेकंड में तो नियम है, ऑर्डर्स हैं स्कूलों में कि आप बच्चे को गृह कार्य नहीं देंगे, लेकिन जब बच्चा थर्ड फोर्थ फिफ्थ में आ गया तो उसको गृह कार्य देना है। तो गृह कार्य ऐसा दो जिसमें बच्चा खोज सके, कुछ उसे जानकारी हासिल हो, कुछ वो अपने विचारों का निर्माण कर सके, ऐसा उसको अवसर मिले। अगर देना ही है तो ऐसा दो कि कुछ पॉजिटिव चीज़ हो, क्योंकि वो पॉजिटिव चीज़ ही पूछ रहा है। फोर्थ देखेंगे, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका, कहीं भी आए एकमात्र, मात्र, ही, सिर्फ, तो आप समझ लो कि ये नेगेटिव हैं। ये आपको एक जगह बाउंड कर देते हैं, बांध देते हैं, इसलिए नेगेटिव। अब पूछा क्या था, पॉजिटिव पूछा था, तो पहला आपको पॉजिटिव मिल रहा है, यहाँ पे दो वर्ड हमारे पॉजिटिव हैं, इनको ही आंसर करेंगे। फोर्थ, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निदर्शन किए जा सकते हैं। किस लिए किए जाएंगे, अब भाई क्लास में अगर कोई चीज़ की जा रही है तो इसलिए की जा रही है कि बच्चा कुछ सीखे, यानी कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है। चलो पहला देखते हैं, बच्चों द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर आधारित विचारों पर चर्चा करने, अवलोकनों को दर्ज करने तथा उनका विश्लेषण करने के लिए, इसलिए करो प्रयोग। दूसरी चीज़, कक्षा में अनुशासन को सुनिश्चित करने के लिए, अनुशासन कहीं भी आए नेगेटिव करना। हेतु, बच्चों को नियंत्रित करना, बच्चे को आप नियंत्रित नहीं करें क्योंकि उसकी प्रकृति नहीं है नियंत्रण में रहने की, वो तो ज़्यादा से ज़्यादा विस्तार चाहता है, खुलापन चाहता है। आपने नोट किया होगा कि आप अगर अपने बच्चे को लेकर बाजार जा रहे होते हैं ना, तो वो इतना आपका हाथ खींचता रहेगा, कभी इधर भागने के लिए कभी उधर भागने के लिए, क्योंकि बंधन में रहना वो बच्चे की उम्र ही नहीं है कि वो बंधन में रहे। तो इसलिए आप उसको नियंत्रित ना करें, अनुशासन में ना रखें। अगर आप बच्चे को अनुशासन में रखोगे तो वह आपका सीटेट में से 1 नंबर कटवा देगा। तीसरा देखिए, बच्चों को स्वयं सीखने के योग बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। देखो ये जो पैना करना जो शब्द है ना, अवलोकन तो ठीक है, पैना करना जो शब्द है ये नेगेटिव है। ये क्यों नेगेटिव है, पैना करने का मतलब होता है कि आप बच्चे को एक्सपर्ट बना रहे हो किसी चीज़ में, एक्सपर्ट नहीं बनाना है।
कहीं पे भी ऐसा सेंटेंस आए जो आपको ऐसा फील दे कि भाई बच्चा इसमें एक्सपर्ट बन रहा है, आप उसको नेगेटिव कर देना, बिल्कुल सही रहेगा वो। चौथा देखो, उच्च कक्षाओं में क्या किया जाता है उसका अनुकरण करने के लिए। उच्च कक्षा, उच्च व्यवसाय, उच्च जीवन, अगर ये वर्ड कहीं पे आए तो इनको नेगेटिव करना है, क्योंकि हमें बच्चे को अगली कक्षा के लिए तैयार नहीं करना है। हमारा बच्चा जब हमारे पास आ गया तो उस वक्त हम क्या क्रिएटिव चीज़ उससे करवा सकते हैं, वो क्या क्रिएटिव चीज़ों को सीख सकता है, बस हमें इतना करवाना है, इस चीज़ पर ध्यान रखना है। अगली कक्षा के लिए तैयार नहीं करना कि भाई छठी में जाएगा तो उसके नंबर ऐसे होने चाहिए, 9वीं में जाना है उसको, 10वीं में जाना, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आप प्राइमरी में हो, प्राइमरी का बच्चा आपके पास है, तो आप जब तक बच्चा आपके पास है उससे आप अच्छी चीज़ें करवाएं, क्रिएटिव चीज़ें करवाएं। तो ये भी नेगेटिव। अब देखो भाई, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो आंसर क्या, यही आंसर होगा। तो लेकिन आप सोचोगे आप तो कहते पॉजिटिव होना चाहिए कुछ, तो हाँ है इसमें पॉजिटिव, बताता हूँ आपको। बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, देखो अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो पॉजिटिव है। बच्चा कब प्रश्न पूछेगा, बच्चा तब प्रश्न पूछेगा जब उसे जानने की इच्छा होगी, जब वो उत्सुक होगा, जब वो जिज्ञासु होगा, जब उसका मन कर रहा होगा सीखने का, या जब वो सीख रहा है और वो अटक गया लेकिन वो चाहता कि मैं सीख लूँ, तो वो आपसे प्रश्न पूछेगा। तो इसलिए बच्चे के द्वारा प्रश्न पूछा जाना पॉजिटिव होता है। आगे देखेंगे, प्रश्नों पर आधारित विचारों से चर्चा करना। देखो चर्चा करना सुनने में ही लग रहा है कितना पॉजिटिव है, चर्चा करना कहीं भी आए पॉजिटिव करना। अवलोकनों को दर्ज करना, दर्ज करना भी पॉजिटिव होता है। बच्चा अवलोकन को, यानी जो चीज़ उसने देखी है उसको दर्ज वो तब करेगा जब उसको समझ जाएगा, और वो समझ रहा है तो समझ लो बहुत बढ़िया काम है। उनका विश्लेषण करना, विश्लेषण आप कर पाओगे, तभी कर पाओगे ना जब चीज़ों को समझ लोगे। तो ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी चार पॉजिटिव है इसमें, सही आंसर करो। क्योंकि सीटेट में आपको बेस्ट जो ऑप्शन होता है उसको चूज करना होता है, और ये जो नेगेटिव पॉजिटिव है आपको बेस्ट ऑप्शन की तरफ ले जाएंगे। विद्यालय में मिड डे मील के समय के लिए कौन सा सबसे प्रासंगिक है, प्रासंगिक है यानी कि ठीक है, ठीक कौन सा होगा, जो पॉजिटिव होगा। चलिए, यानी कि जो मिड डे मील मिलता है स्कूलों में, तो उसके लिए ये 4 लाइनें लिखी, इनमें से कौन सी चीज़ सही, कौन सी लाइन ठीक है। यह शिक्षण अधिगम, पहला ऑप्शन है, के बहुमूल्य, बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। यह शिक्षण अधिगम के बहुत ही मूल्यवान समय को बर्बाद करता है। देखो जो यही है ना, ये बहुत छोटा वर्ड है, अगर ये कहीं आ जाए और इसके ऊपर वो सेंटेंस टिका हो तो समझ लो वो सेंटेंस नेगेटिव है। सेकंड देखो, शिक्षण अधिगम के साथ इसका कोई लेना देना नहीं है। देखिए स्कूल के अंदर जो भी गतिविधि हो रही है, वो सारी जो गतिविधियां होती हैं वो शिक्षण अधिगम का एक हिस्सा होती हैं। तो ये बात बिल्कुल गलत है कि जो मिड डे मील होता है उसका टीचिंग से कोई लेना देना नहीं है। थर्ड देखेंगे, यह ईवीएस शिक्षण अधिगम के लिए एक अच्छा शिक्षण अधिगम का अवसर है, यानी कि आप एक अवसर देते हो बच्चे को। जब बच्चे को मिड डे मील मिलता है तो बच्चे साथ में बैठ के खाना खाते हैं, उस पर चर्चा करते हैं, एक दूसरे के साथ सहयोग करना सीखते हैं, उनको इन चीज़ों का अवसर मिलता है, तो ये चीज़ पॉजिटिव है भाई। फोर्थ देखेंगे, यह उन बच्चों के लिए है जो खाली पेट आते हैं स्कूल में। देखो ऐसा कोई भी सेंटेंस जो बच्चे की गलती निकाल रहा हो नेगेटिव होता है, या बच्चे पे ऐसी टिप्पणी कर रहा हो कि सुनने में ऐसा लगे हाय ये बच्चा कितना दीनहीन है, ऐसा कोई सेंटेंस वो नेगेटिव होता है। तो ये सेंटेंस भी आपका नेगेटिव है, आंसर होगा थर्ड। अगला देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन के संदर्भ में बोझ के बिना सीखना क्या है। तो देखो जो यशपाल कमेटी बैठी थी उन्होंने ये देखा कि पहली दूसरी नर्सरी क्लास के जो बच्चे हैं उनसे ज़्यादा वज़न उनके बस्तों का है, तो बच्चा तो उस बस्ती के वज़न के नीचे दबा जा रहा है, इसलिए उसको कम करना है। तो ये सीधा सीधा आपका क्वेश्चन है, बोझ के बिना शिक्षा का मतलब था कि स्कूल का जो बैग है उसका वज़न कम करना, इसमें ज़्यादा कोई चर्चा नहीं करनी है। सेवंथ, दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे, आप क्या करोगे। तो भाई कोई अच्छा ही काम करना पड़ेगा, पॉजिटिव काम, तभी तो बच्चा रुचि लेगा। तो पॉजिटिव वर्ड देखते हैं। फर्स्ट, बच्चों को बाहर मैदान में खेलने के लिए ले जाएंगे। देखो भोजन अवकाश यानी कि लंच के बाद का टाइम है, तो बच्चे तो खेल के मैदान से आए ही हैं। अगर वो ये कहते रहेंगे जी हमें नहीं पढ़ना हमें नहीं पढ़ना, तो आप कितनी बार उनको खेल के मैदान ले जाओगे, ये तो कोई बढ़िया तरीका नहीं हुआ, तो फिर ये तो ठीक नहीं है। बच्चों से कहेंगे कि डेस्क पर सिर रखकर आराम करें, यानी कि आपने बच्चों को अनुशासित कर दिया, और अनुशासन नेगेटिव है।
पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। देखो, रोचक पॉजिटिव होता है, बहुआयामी बुद्धि। बहुआयामी बुद्धि का मतलब है कि आपकी क्लास के अंदर जितने बच्चे हैं उतनी बुद्धियां हैं आपके स्कूल, आपकी क्लास के अंदर, और उन सभी बुद्धियों का आपको पोषण करना है। कुछ ऐसा करवाना है कि हर बच्चा सीखे। उसके लिए आप दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग कर सकते हो। ये दृश्य श्रव्य सामग्री भी पॉजिटिव होती है, तो ये पॉजिटिव आ गया। 4 देखेंगे, प्रकरण को तुरंत बदल देंगे, यानी कि जो आपका टॉपिक है उसको चेंज कर देंगे। तो भाई ये तो कोई हल नहीं हुआ, क्योंकि आपको ये वाला टॉपिक भी तो पढ़ाना ही है। अरे इसी टॉपिक को इतना अच्छा कर दो कि बच्चा पढ़ने लगे। अब वो कैसे होगा? रुचिकर बनाइए, बहुआयामी बुद्धि, जो हर बच्चे की जो नीड है उसका पोषण कीजिए, और दृश्य श्रव्य ऑडियो विजुअल एड्स का प्रयोग कीजिए। इससे आपका पाठ अच्छा बनेगा और बच्चा रुचि लेगा। एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी, यानी कि बच्चा क्या करे? पॉजिटिव अपेक्षा रखोगे बच्चे से, नेगेटिव तो रखोगे नहीं। तो पॉजिटिव देखेंगे। यदि उनके कोई प्रश्न हो तो उन्हें दर्ज कर लेना चाहिए और घर पहुंचने के बाद अभिभावकों से पूछना चाहिए। अभिभावक, माता पिता, नेगेटिव। चीज़ों के बारे में बिना कोई प्रश्न पूछे सभी का अवलोकन करना चाहिए। बिना प्रश्न पूछे, देखो मैंने अभी बताया था कि अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो पॉजिटिव होता है। आप अब उसे प्रश्न नहीं पूछने दे रहे हो तो ये नेगेटिव हो गया। उन्हें आनंद उठाना चाहिए। देखो, घूमने जब हम जाते हैं तो उसका एक मकसद ये भी होता है कि आनंद भी आना चाहिए, मज़ा भी आना चाहिए। लेकिन अगर सिर्फ मज़ा आ रहा है तो नेगेटिव है, और अगर मज़े के साथ लर्निंग भी जुड़ जाए, अधिगम भी जुड़ जाए, तो फिर ये पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन इस ऑप्शन में सिर्फ आनंद की बात की गई, इसलिए ऑप्शन नेगेटिव है। 4, उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियाँ दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकनों को बांटना चाहिए, साझा करना चाहिए। साझा करना, बांटना पॉजिटिव, अवलोकन करना पॉजिटिव, दर्ज करना पॉजिटिव। यानी कि जिन चीज़ों को बच्चे ने अवलोकन किया उसको लिखे, लिखने के बाद बाकी बच्चों के साथ डिस्कस करे। अगर वहाँ से भी उसको संतुष्टि नहीं हो रही हो तो टीचर के साथ डिस्कस करे। यही तो उद्देश्य होता है कि भाई टीचर, मान लो टीचर लेके जा रहा है बच्चों को चिड़ियाघर, तो बच्चे अगर कुछ कन्फ्यूज हैं कि भाई एक जिराफ है, जिराफ की गर्दन लंबी होती है, साथ में एक हाथी खड़ा, उसने सूंड ऊपर कर दी। अब एक बच्चा कह रहा है देखो इसकी गर्दन भी लंबी है। तो चर्चा करने से के बाद शिक्षक ये कहेगा कि बेटा जिराफ की गर्दन होती है और जो हाथी है इसने जो ऊपर कर रखा है इसकी सूंड है। तो वो चर्चा करेगा तो समझ जाएगा। तो जब समझ जाएगा, जान जाएगा चीज़ों को अच्छी तरह से, क्लियर चीज़ों से हो जाएंगी, तो ये सबसे ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। 9th क्वेश्चन, निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन में सामूहिक रूप से क्रियाकलापों में संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, केवल एक कथन को छोड़कर। यानी कि एक कथन ऐसा है जो इस पक्ष में नहीं है। तो पक्ष में कौन होगा? नहीं होगा, वही होगा जो नेगेटिव होगा, वही पक्ष में नहीं होगा। तो नेगेटिव ढूंढते हैं। पहला देखो, बच्चे परस्पर सामंजस्य और सहयोग करना सीखते हैं। सामूहिक रूप से क्रियाकलाप हो रहा है तो भाई परस्पर सामंजस्य सीखेंगे, एडजस्टमेंट करना सीखेंगे, सहयोग सीखेंगे। सही बात है। दूसरा देखो, बच्चे दूसरे बच्चों से बात और बहस करने से अधिक सीखते हैं। बात करना, बातचीत करना पॉजिटिव रहेगा। आप बच्चे से बातचीत करें, क्वेश्चन ना पूछें। एक ऐसा उसे माहौल दें कि उसे लगे कि सर जो है मेरे साथ बात कर रहे हैं, क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं। लेकिन अपने अगर आपका एटीट्यूड क्वेश्चन वाला है तो बच्चा डर जाएगा, अरे सर जी तो प्रश्न पूछ रहे हैं, गलत हो गया तो पता नहीं डांट ना दें, पीट ना दें, बेइज्जती ना कर दें। तो बात करनी है बच्चे के साथ। और जो बच्चे एक दूसरे से बात करते हैं उससे भी बच्चा सीखता है। बहस का मतलब यहाँ पे ये है कि आप बच्चों को कोई टॉपिक दे दो, उस पर 2 बच्चे बहस करेंगे, एक बच्चा नेगेटिव में बोल रहा है, एक पॉजिटिव में बोल रहा है, तो कुछ ना कुछ नई चीज़ें आएगी और बच्चे भी सीखेंगे, तो इसलिए ये पॉजिटिव है। तीसरा देखेंगे, समूह क्रियाकलापों की वजह से बच्चे अंक उपलब्धि में अच्छा सुधार प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए, जो अंक है, अंक, नंबर, ग्रेड, ये नेगेटिव वर्ड हैं। हमें बच्चे को बेकार की दौड़ में खड़ा नहीं करना है कि भाई तेरे नंबर ज़्यादा अच्छा नहीं चाहिए, देख उसके कितने बढ़िया नंबर आए मैथ में, हैं तू तो मैथ में इतना होशियार था और तुझे क्या हो गया। तो ये जो अंक की जो दौड़ है, इससे बच्चे का बहुत नुकसान होता है। फालतू की वो प्रतियोगिता में लगा रहता है, सीखता कुछ नहीं। इसलिए अंक जो है ये नेगेटिव है। प्रौढ़ों के समर्थन से बच्चों को अपनी क्षमता से अधिक ज्ञान
के निर्माण में सहायता मिलती है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि बच्चे में जितनी क्षमता है उतना ज्ञान तो है ही है उसमें, लेकिन अगर उसे ज़्यादा ज्ञान की जरूरत क्या है तो उसको किसी वयस्क या किसी प्रौढ़ की जरूरत पड़ेगी। उसको मान लो कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही है तो वो पूछेगा कि भाई ये ऐसा क्यों है। उसके साथ कोई अगर ज़्यादा जानकारी वाला है, प्रौढ़ या वयस्क, वो उसके पिता भी हो सकते हैं, उसका टीचर भी हो सकता है, उसका बड़ा भाई हो सकता है, उसकी माँ हो सकती है, तो वो उनको बताएगा। तो इससे क्या होगा कि जो बच्चे का जो ज्ञान है उसमें कि निर्माण में सहायता मिलेगी। तो ये बात भी ठीक है। पूछ क्या रहा था? नेगेटिव। नेगेटिव हमारा क्या है? अंक। तो इसको हम आंसर करेंगे। 10th क्वेश्चन, ईवीएस कक्षा में समूह में सीखने का क्या उद्देश्य है? ग्रुप टीचिंग। छात्रों को आसानी से प्रबंधित करना और वर्कलोड को कम करना। देखो प्रबंध में बच्चा नहीं रहेगा, उसको अनुशासित मत करो। मैंने बताया अनुशासन नेगेटिव होता है तो नेगेटिव कर दो। लड़के और लड़कियां अलग अलग सीख सकते हैं। अलग शब्द ये नेगेटिव है। देखो आपको लड़के और लड़कियों को अलग नहीं करना है, रूढ़िबद्धता नहीं करनी है आपको। अगर रूढ़िबद्धता आप करोगे तो आपका एक नंबर चला जाएगा सीटेट का, ध्यान रखना। कम और उच्च प्रदर्शन करने वाले छात्रों को अलग करना और उपचारात्मक शिक्षण देना। मैंने दोबारा बताया कि जो अलग है ये नेगेटिव वर्ड है, अलग आपको नहीं करना है, नेगेटिव वर्ड है। 4 देखेंगे, सहयोग के मूल्यों को लागू करने और एक साथ काम करने के लिए प्रत्येक बच्चे को सक्रिय रूप से भाग लेने और सीखने में सक्षम बनाना। देखिए सहयोग के मूल्य, अगर मूल्य का मतलब वैल्यू है तो पॉजिटिव है। आगे देखेंगे एक वर्ड है सक्रिय, ये पॉजिटिव है। कहीं पे भी आए सक्रिय उसको पॉजिटिव कर देना। और क्वेश्चन हमारा था कि क्या उद्देश्य है? उद्देश्य तो पॉजिटिव ही होगा, इसका मतलब वो पॉजिटिव ही पूछ रहा है, तो पॉजिटिव को आंसर करो। फटाफट आंसर मिलते हैं ऐसे। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, अगर मैं ना समझाऊँ ना तो ये जो 15 क्वेश्चन है ये सिर्फ 4 या 5 मिनट में ख़त्म हो जाते हैं। नेगेटिव लगाओ, पॉजिटिव लगाओ, आंसर करो। आप भी ऐसे सीख जाओगे, टेंशन मत लो। 11वां क्वेश्चन, बाला का पूरा रूप क्या है? देखिए बाला आपको इस तरह से लिखा हुआ भी मिलेगा, ये वाला जो लेटर है ये आपका स्मॉल में लिखा हुआ मिलेगा। तो देखिए ये यूनिसेफ के साथ एक प्रोजेक्ट है, यूनिसेफ इसको फंड भी देता है कि इसका मतलब होता है बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब जो आपका स्कूल है, जो इमारत है, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, यानी कि जो आपकी बिल्डिंग है उसको ही लर्निंग एड बना दो, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग। आपने देखा होगा, अगर आप स्कूल जाते होंगे तो आजकल स्कूलों पे बड़ी अच्छी अच्छी चित्रकारी बनी होती है, ऐसी कई सारे चित्र बने होते हैं, इन्फॉर्मेशंस लिखी होती हैं, जिससे बच्चा बहुत कुछ सीखता है। तो कहने का मतलब है कि पहले क्या था, कई बार ऐसा होता था कि टीचिंग एड स्कूल में आता था और वो स्टोर रूम में ही बंद रह जाता था, बच्चे की पहुंच से बाहर होता था। वो कई बार टीचर की पहुंच से बाहर हो जाता था, प्रिंसिपल कह देता था अरे यार मत छोड़ो, फालतू में टूट टाट जाएगा, फिर इसका रिकॉर्ड दो, फिर इसको डंप करवाओ, ये करवाओ वो करवाओ। तो वो ऐसे ही रखा रहता था। लेकिन अब क्या है कि अब जो आपकी बिल्डिंग है स्कूल की, इसी को उन्होंने टीचिंग एड बना दिया। उस पर बहुत सारी जानकारी लिखी होती है, आप कभी स्कूल जाएंगे देखेंगे तो ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल तो इसका मतलब यही है, अधिगम सहायक के रूप में बिल्डिंग, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। 12th, अभिभावक शिक्षक अंतःक्रियाओं को उपलब्ध कराने का मुख्य उद्देश्य क्या है? भाई देखो उद्देश्य पूछ रहा है, मुख्य उद्देश्य पॉजिटिव ही होना चाहिए, नेगेटिव उद्देश्य के लिए तो हम काम करेंगे ही नहीं। पहला देखेंगे, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी देना। ये बात ठीक है भाई, साझा करना वैसे ही पॉजिटिव होता है कि स्कूल में क्या क्या हो रहा है, पेरेंट्स मीटिंग कब होगी, एनुअल फंक्शंस कब होंगे, प्रतियोगिताएं कब होंगी, परीक्षाएं कब होंगी, ये सारी चीज़ें बताना, अच्छी बात। दूसरा देखो, पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। चर्चा करना भी पॉजिटिव है, मैंने बताया कि चर्चा करना पॉजिटिव रहेगा। तीसरा, एक दूसरे के साथ सामाजिक संबंध विकसित करना, एक दूसरे की कमियां उजागर करना। तो देखो भाई एक दूसरे की कमी तो बिल्कुल भी उजागर नहीं करनी, मतलब ये नहीं कि भाई टीचर तो जो है पेरेंट्स पे आरोप लगा रहे हैं, अजय आपका बच्चा ये करता है, आपका बच्चा वो करता है, और जो पेरेंट्स वो कह रहे हैं जी आप ये नहीं पढ़ाते, आप वो नहीं पढ़ाते, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं करना। सामाजिक संबंध विकसित करने का मतलब ये है कि भाई आप जो है पेरेंट्स से सिर्फ बच्चे की वजह से मिलो। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपने किसी पेरेंट्स से पूछ लिया भाई साहब आप क्या करते हैं? जी मैं डॉक्टर हूँ। कहाँ पे डॉक्टर हो? जी फलाने हॉस्पिटल में हूँ। अरे भाई साहब मेरी मम्मी बड़ी बीमार रहती है, तबीयत ख़राब रहती है, थोड़ा आप दिखवा दोगे? तो ये इस तरह के संबंध विकसित नहीं करने हैं आपको। तो ये तो हो गए दोनों नेगेटिव। अब 2 बचे, विद्यालय में हो रहे क्रियाकलापों के बारे में जानकारी और पुनर्बलन और सुधार के लिए बच्चे की योग्यताओं और कमजोरियों के बारे में चर्चा करना। ये दोनों ही पॉजिटिव हैं। तो अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि बेस्ट कौन सा है। तो बेस्ट देखने के लिए
हमें अब ये देखना पड़ेगा कि कौन से ऑप्शन में बच्चे के साथ या बच्चे की भलाई कहाँ हो रही है, बच्चे को फ़ायदा कहाँ हो रहा है, बच्चा कहाँ ज़्यादा सीखेगा, उसका विकास ज़्यादा कहाँ होगा। तो पहले ऑप्शन में देखो क्या हुआ कि जो भी क्रियाकलाप हो रहे थे आपने पेरेंट्स को बता दिया, अब बच्चों को क्या मिला, बच्चों को तो कुछ नहीं मिला। दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरे ऑप्शन में हम क्या कह रहे हैं कि बच्चे की जो योग्यता है और जो उसकी कमज़ोरी है, जितना वो सीख सकता है और जितना नहीं सीख पा रहा, उसके बारे में चर्चा करना और फिर सुधार करना, उसको पुनर्बलन देना। तो यहाँ बच्चे का फ़ायदा हो रहा है, यहाँ बच्चे का फ़ायदा नहीं हो रहा है। यहाँ तो बस जानकारी मिल रही है पेरेंट्स को, और मैंने कहा पेरेंट्स को तो दूर ही रखो। तो जहाँ बच्चे का फ़ायदा हो रहा है उसको आंसर करो। चलिए आगे। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। किसका समर्थन नहीं करेगी? जो नेगेटिव होगा। फोर्थ ऑप्शन से देखते हैं। बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले। खोज करना पॉजिटिव। बच्चे बहुत से प्रश्न पूछे। मैंने ये बताया कि अगर बच्चा प्रश्न पूछता है तो पॉजिटिव होता है। बच्चों को करके सीखने का अवसर मिले। करके सीखना, अवसर मिलना पॉजिटिव होता है। तो अब देखो ये तीन तो पॉजिटिव ही हो गए और नेगेटिव पूछ रहा तो ये अपने आप ही आंसर हो गया पहली बात। और दूसरी बात समझ भी लो, बच्चे कम गलतियां करें नहीं भाई। देखो अगर आप अरे तू बहुत गलती करता है, तू बहुत गलती करता है, अगर आप ऐसे बोलते रहोगे ना बच्चे को तो वो कुछ करेगा ही नहीं। लो अब गलती कहाँ से होगी जब मैं कुछ करूँगा ही नहीं। तो आप बच्चे को बार बार ना टोकें। अगर बच्चा गलती कर रहा है तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है। जब बच्चा गलती करता है तो आपको ये पता चलता है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। जब आपको ये पता चल जाए उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो कैसे चीज़ों को सीख रहा है, तो जहाँ पर गलती है आप उसको करेक्ट कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चा गलती करे तो अच्छी बात है। आप उसे रोके ना टोके ना कि कम गलती कर, बल्कि आप बच्चे की गलती को एक पॉजिटिव चीज़ में लीजिए कि आपको ये सीखने का मौका मिल रहा है कि मेरा बच्चा किस वजह से नहीं सीख पा रहा, क्या गड़बड़ है। तो इसलिए आपको ये नहीं करना है, ये नेगेटिव है और यही आंसर कर दो। वो नेगेटिव ही पूछ रहा था। क्वेश्चन नंबर 14। एक शिक्षिका ने कक्षा 4 के शिक्षार्थियों को पढ़ाने के लिए पौधे अंतर वस्तु का चयन किया। उसने सीखने के लिए निम्नलिखित अवसर प्रदान किए। समूह में पत्तियों का संग्रह करना। बच्चों को बोला कि भाई पत्तियां इस पेड़ की, इस पौधे की, इस झाड़ की इकट्ठी कर लो। समूह बना दिए, बच्चों के 4-4 के समूह बना दिए, उन्होंने इकट्ठी कर ली। दूसरी एक्टिविटी उसने करवाई, पत्तियों के आकार, स्वरूप और अन्य विशेषताओं पर चर्चा करना कि भाई देखो ये पत्ती, नीम की पत्ती छोटी होती है, आम की पत्ती बड़ी होती है, ये इसका ऐसा साइज़ है, इसका वैसा साइज़ है, इस पर चर्चा करना ताकि बच्चा सीखे, अनुभव करे उन चीज़ों का। अच्छी बात है। थर्ड उसने क्या किया, अपना वनस्पति संग्रहालय बनाना। तो ये कैसे हो सकता है भाई, बच्चा एक रजिस्टर ले सकता है, उसमें फूल पत्ती चिपका सकता है, टहनी चिपका सकता है, जड़ चिपका सकता है, उसका समझ लो संग्रहालय तैयार हो गया। तो ये सब काम बच्चे से एक शिक्षिका करवा रही है, क्या पढ़ाने के लिए? पौधे। अब आगे देखते हैं। इस प्रकार की गतिविधियों हेतु शिक्षिका को किस बात के लिए सबसे अधिक प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए? नहीं देना चाहिए मतलब नेगेटिव पूछ रहा है। यानी कि ऊपर की कहानी तो बस इसलिए थी कि आपका थोड़ा सा समय बर्बाद हो जाए, मेन कहानी तो यहाँ से हुई कि नहीं, नेगेटिव ढूंढना आपको। किन में से? इन 4 में से ढूंढ लेते हैं अभी। जितनी अधिक पत्तियों के बारे में संभव हो उनके नाम याद करने में बच्चों की पहल। यानी कि बच्चे पत्तियों के नाम याद करें। मैंने आपको बताया कि याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, स्मरण, प्रत्यास्मरण, सुनाना, दोहराना, ये टोटली नेगेटिव हैं। तो आंसर तो भाई पहला ही हो गया। बाकी चर्चा हम चारों पे करेंगे। बच्चों के द्वारा कार्य का विस्तार पॉजिटिव। बच्चों का निरंतर गतिविधि में लगे रहना। अगर आप बच्चे से निरंतर गतिविधि कराओगे तो बच्चा सीखेगा, फालतू का ऊधम नहीं करेगा, तो ये अच्छी बात है। बच्चों की परस्पर क्रिया हमेशा ही पॉजिटिव होगी। अवलोकन और सहयोग, देखो सहयोग भी पॉजिटिव है। तो नीचे के तीनों पॉजिटिव हो गए और ऊपर का ये नेगेटिव था, इसको आंसर कर दो। 15वां क्वेश्चन देखेंगे। शिक्षार्थियों का आकलन करते समय पर्यावरण अध्ययन की शिक्षिका को निम्नलिखित में से क्या नहीं करना चाहिए? भाई जो चीज़ नेगेटिव है वो नहीं करनी चाहिए। देखो अभी तक आप मेरे और वीडियो देख लेना, मैंने हिंदी की पेडागोजी के जो वीडियो हैं वो डालें, उसमें भी मैंने नेगेटिव पॉजिटिव कराया है, इसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव करा रहा हूँ, आगे भी यही कराऊंगा। क्योंकि सीटेट के जो क्वेश्चन है उनकी प्रकृति यही है, वो इसी तरह के क्वेश्चन पूछता है। ये सब सीटेट के क्वेश्चन हैं। अब आप सोच रहे होगे कि ये सीटेट के क्वेश्चन है, इन्हें करने से फ़ायदा क्या होगा?
ये तो आएंगे नहीं। अरे नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, शब्द तो वही आएंगे, ऐसा तो नहीं कि नया शब्द ले आएंगे। तो जो सारा जो खेल है वो शब्दों का है, तो बस आप शब्दों पर ही थोड़ी अपनी पकड़ रखें। अगर आपने शब्दों पर पकड़ रख ली ना, तो ये जो 15 नंबर है ना, ये आप यकीन करो 5 मिनट में ये सॉल्व हो जाएंगे। और इसका जो बाकी 10 मिनट का समय बचेगा वो आप कहीं और लगाइए, मैथमेटिक्स जैसे सब्जेक्ट में, तब आप स्कोर कर पाओगे। तो चलिए इसमें नेगेटिव ढूंढते हैं। बच्चों के पूर्व आकलन के साथ तुलना करना। देखिए, तुलना करना नेगेटिव भी होता है और पॉजिटिव भी होता है। नेगेटिव कब होता है? अगर आप राम की तुलना श्याम से कर रहे हो, सीता की तुलना गीता से कर रहे हो। बच्चों की आपस में तुलना नहीं करनी कि भाई देखो वो कितना होशियार है, तूने तो बिल्कुल हद कर दी, बिल्कुल ही नालायक हो गया। ये नहीं करना है। इससे बच्ची की जो अपनी इमेज है उसकी आंखों में ही गिरने लगती है। तो आप ये नहीं करेंगे, तुलना नहीं करेंगे। अच्छा, फिर तुलना पॉजिटिव कब होगा? तुलना पॉजिटिव तब होगा अगर जो आपका बच्चा है उसने ट्यूसडे को तो ऐसा परफॉर्मेंस किया था, और भाई ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे छोड़ दो, थर्सडे को उसने ऐसा परफॉर्मेंस किया। तो इन दोनों के बीच में तुलना करनी है आपको। यानी कि बच्चे का जो परफॉर्मेंस है उसके पहले उसने क्या परफॉर्म किया था और अब क्या परफॉर्म किया, इसके बीच तुलना कर लो तो पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि जब आप इन दोनों के बीच तुलना करोगे तो आपको पता चलेगा कि बच्चा कितना सीखा या कितना नहीं सीखा। फिर उसमें आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत है आप वो चीज़ कीजिए। तो यहाँ तो तुलना करना भी पॉजिटिव हो गया। दूसरा देखो, शिक्षार्थियों की सीखने की क्षमताओं को ध्यान में रखकर सूचना दर्ज करना। दर्ज करना पॉजिटिव होता है भाई। और देखो, क्षमता के हिसाब से कर रहा है जो बच्चे की क्षमता है, तो ये और अच्छी बात है, ये भी पॉजिटिव है। थर्ड देखेंगे, बच्चों के कार्यों के केवल कुछ पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना। तो मैंने बताया केवल, ही, सिर्फ, ये नेगेटिव होते हैं, तो ये तो भाई नेगेटिव हो गया। बच्चों के कार्य से संबंधित गुणात्मक उल्लेख करना, यानी कि जो बच्चा काम कर रहा उसमें गुणात्मक रूप से क्या वृद्धि हो रही है, इस बात को बताना, तो ये भाई पॉजिटिव होता है। वो पूछ रहा था नेगेटिव, तो हमें नेगेटिव ये मिला, केवल, यही डंडा लगाया मैंने, तो इसको आप आंसर कर लो। तो मित्रों, आज की क्लास तो यहीं ख़त्म करेंगे हम। ईवीएस की ये पहली क्लास थी, आपको अच्छी लगी होगी, उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। देखिए भाई, ये नेगेटिव पॉजिटिव बिल्कुल नया तरीका है, बट आप यकीन मानिए जब आप इसकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे ना, ये ज़्यादा शब्द नहीं है, 200-250 शब्द हैं, और आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ये ऐसे याद हो जाएंगे कि आप 2 का पढ़ा तो भूल सकते हो लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव नहीं भूलोगे। और जब आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली तो आप ये समझ लो कि सीडी और पैडा के 90 नंबर कवर, और इतने ही चाहिए सीटेट पास करने के लिए। सपोज करो 5-10 नंबर अगर यहाँ से रह भी गए तो क्या बाकी 60 में से 15 नंबर नहीं ला पाओगे, 20 नंबर नहीं ला पाओगे। और अब तो आपको क्या करना है, ये 90 तो लाने ही है, और इनमें भी ज़्यादा से ज़्यादा लाओ, क्योंकि जो जो नई जो पॉलिसी आई है 2020, इसमें ये बात कही गई है कि सीटेट या जो टेट है उसके एग्ज़ाम भर्ती प्रक्रिया में जुड़ सकते हैं। इसके लिए मैंने एक स्क्रीनशॉट भी डाला था अपने वीडियो में, आप जाके वो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं, नेचर ऑफ सीटेट, तो उसमें ये बात कही गई है। तो इसलिए जो अब सीटेट का एग्ज़ाम है वो सिर्फ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम नहीं है, अब आपको इसमें स्कोर भी करना पड़ेगा। और स्कोर करने का यही तरीका है कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा है वो आप इस 90 नंबर में कवर कर लो। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि सिर्फ नेगेटिव और पॉजिटिव की प्रैक्टिस से आप 90 में से 85 बड़े प्यार से ला सकते हो। और भी बाकी जब हम अब आगे और क्लासें करेंगे तो उसमें भी हम इसी चीज़ की प्रैक्टिस करेंगे और मैं समझाऊंगा। अगर किसी बच्चे को किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत है तो वो ये इस नंबर पे व्हाट्सअप करे, जो भी गाइडेंस चाहिए, नोट्स चाहिए, PDF या कुछ भी चाहिए, मैं उसकी पूरी मदद करूँगा सीटेट में। और भाई मैं मेहनत तभी करूँगा जब आप सब्सक्राइब करोगे मेरे चैनल को। कुछ कमेंट कीजिए, मुझे बताइए क्या मैं गलती कर रहा हूँ, क्या अच्छा है क्या बुरा है। जो बुराइयाँ होंगी मैं उनको ठीक करने की कोशिश करूँगा। लाइक करोगे तो मेरा थोड़ा हौसला बढ़ेगा। तो दोस्तों, आज की क्लास यहीं ख़त्म करते हैं, मिलेंगे अगली क्लास में। जय हिंद, जय शिक्षक।